हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडिटोरियल डिस्कशन में। डेट है आज की 23 मार्च 2024 और एक बार फटाफट से आज अपने सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं। लेकिन उन सभी से पहले आपका एक बेसिक डाउट कि सुमित सर कहाँ पर हैं और कब से वो रिज्यूम कर रहे हैं। तो टेंशन मत लो, आज का सेशन बस मैं ले रहा हूँ, इसके बाद सुमित सर ही कंटिन्यू करेंगे। आज किसी कारण से सुमित सर नहीं आ पा रहे हैं इस सेशन में, बट एनी हाउ हमें अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखना ही था। तो आज हम लोगों ने ना द हिंदू के आर्टिकल्स को खोजना स्टार्ट किया, किसको डिस्कस करें, और पाया कि एक भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ पॉलिटिकली एजिटेटेड हैं, कुछ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन आर्टिकल्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके जगह पर ना इंडियन एक्सप्रेस के काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल ऐसे 3 आर्टिकल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर एक आर्टिकल है जिसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, पंजाब हरियाणा रीजन में ना प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो रही है। मतलब कि भले ही वीट राइस का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है वहाँ पर, लेकिन बस यही है। तो क्या पूरा का पूरा एमएसपी बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम होना चाहिए? वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम क्या है? आंध्र प्रदेश और ऐसे कई सारे दूसरे स्टेट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ का मेजर प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, बेसिक चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा आर्टिकल जो होगा हमारा, वो होगा बेसिकली एक इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच से रिलेटेड। ये जो इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच है, इसके अंतर्गत में ये बात हो रही है कि देखो, हमारे 3 रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट, आईजीबी रिवर सिस्टम, मतलब कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। ये 3 रिवर सिस्टम चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग को ना एक इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में, इंडिया पाकिस्तान, बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं। तो ये बोल रहे हैं ना कि देखो, हमें मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ करनी चाहिए, जिससे कि इन सभी के वाटर यूसेज को हम लोग काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ, सस्टेनेबल यूज़ कर पाएँ। तो आखिरकार ये पूरा आर्टिकल क्या कहता है, क्या बेसिक चैलेंजेस अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने पीआईबी अंदर, पीआईबी के आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो पीआईबी के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके अंदर में एक स्टेचुटरी बॉडी बनाई थी जिसका नाम है फैक्ट चेक यूनिट। ये कोई नई बॉडी नहीं है, 2019 की ही बनी हुई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ना इन्होंने इसको एम्पावर किया है। मतलब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भाई अब आप जितने भी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आर्टिकल्स आते हैं, पब्लिश होते हैं ना, उनको अब देखो, चेक करो और बताओ कि इसमें से कौन सा फेक न्यूज़ है। तो ये कहना था कि फैक्ट चेक यूनिट के पास तो ऐसे अथाह पावर आ जाएगी, गवर्नमेंट के बारे में कोई कुछ भी अगर उल्टा सीधा बोलेगा तो ये बोलेगा भाई फेक न्यूज़, बंद करो इसको, है ना। तो क्या गवर्नमेंट खुद के ऊपर ही फैक्ट चेक करने के लिए अपनी ही कोई बॉडी लगा सकती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन था एक्चुअल में ये, और इसी के ऊपर हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है ये। तो कोई नहीं, सबसे पहले हम लोग अपने पहले आर्टिकल पर चलते हैं, एग्री प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इस पूरे आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ में रिलेट कर सकते हो। बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि पंजाब जो है ना, उसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, और देखा जाए राइस और वीट, इन दो में तो बहुत बढ़िया कर रहा है। यहाँ पर ना हमें 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है नेट सोन एरिया, हालांकि आप लोगों ने कई बार इसको सुन लिया है अब तो, और दूसरा है अपने पास ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, अगर मान लो कोई भी एक बड़ा सा लैंड सरफेस है जिस पे खेती होती है, तो उसको हम लोग 2 तरीके से काउंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये भाई इतना बड़ा सा खेत है हमारा, ठीक। इसमें भी कई जगह पार्टीशन हुए होंगे कुछ, है ना, कुछ इधर उधर बड़े छोटे खेत होंगे, है ना। ये छोटा बड़ा कुछ खेत है, इसका टोटल एरिया जो है ना वो है 1 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 100 स्क्वायर किलोमीटर कर लेते हैं, ठीक। इतना एरिया है इसका। तो जितना एरिया खेत के लिए इस्तेमाल हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, नेट सोन एरिया। लेकिन मान लो किसी एक पीस ऑफ लैंड पर, ये वाला जो पीस ऑफ लैंड है ना, इसको हमने एक साल में 2 बार यूज़ किया, एक बार राबी सीजन में यूज़ किया और एक बार खरीफ सीजन में भी यूज़ किया। तो इस वाले एरिया को ना, मान लो कि इसका टोटल एरिया था 5 स्क्वायर किलोमीटर, तो 5 स्क्वायर किलोमीटर को हमने 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन एक बार चूंकि खरीफ सीजन में हमने और इस्तेमाल कर लिया, तो इसका टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो कहलाएगा 105 स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आया? मतलब कि जितनी बार भी एक फसल को हम लोग एक पर्टिकुलर लैंड पीस पर हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, उसको उतनी बार कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाएगा। और पंजाब में हम लोग जब प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो एक बार प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है वो भी समझना चाहिए।
किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी मतलब कि उसका एफिशिएंसी कितना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कार में पेट्रोल डलाते तो कितना एवरेज देगा, कितना माइलेज देगा, वो क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी है। मतलब कि हम लोगों ने कितना इनपुट दिया है और उसके अगेंस्ट में कितना आउटपुट निकल कर आ रहा है, यही तो होगी प्रोडक्टिविटी। सिमिलरली एग्रीकल्चरल स्टेजेस में अगर हम लोग बात करें तो आउटपुट तो हम लोग को पता है भाई, हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग को कितना वीट निकला, कितना केजी ऑफ वीट निकला, कितना केजी ऑफ राइस निकला, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट को। लेकिन इनपुट क्या हो सकता है, इनपुट में देखो लैंड हो सकता है, लेबर होंगे, इसमें बहुत सारे लगेंगे, मशीनरीज लगेंगी, और भी कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हम लोग इसमें खाद वगैरह डालेंगे, फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, सीड्स का यूज़ करेंगे। तो ये सारे इनपुट्स हैं। प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी जहाँ पर हम लोग इनपुट को कम इस्तेमाल करें लेकिन हमारा आउटपुट बढ़िया मिल जाए, बढ़ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ना कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर आपने इतना समझ लिया है ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्टिविटी निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। कि एक बार इनपुट में लैंड के जगह पर हम लोग नेट सोन एरिया लिख सकते हैं, और एक बार ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के तहत भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप भी देखोगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को दो तरीके से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। पहला है कि हमारा जो टोटल आउटपुट है, कितना केजी प्रोड्यूस हुआ, उसके जगह पर ये भी निकाल सकते हैं कि भाई कितने रुपए में बना, कितने रुपए में बेचा गया। तो टोटल एग्रीकल्चर की जो भी जीडीपी होगी, अगर उसको हम लोग एक बार नेट सोन एरिया से डिवाइड कर दें तो भी प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी। अगर एक बार हम लोग इसी एग्री जीडीपी को ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया से डिवाइड कर देंगे तो भी निकल जाएगा, है ना। तो इन दोनों ही केसेस में देखा गया कि पंजाब की प्रोडक्टिविटी तो काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा अगर पहले वाले केस में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश हमेशा टॉप पर है। इसकी जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है वो है 6.43 लाख पर हेक्टेयर। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की भी काफ़ी अच्छी है, और पंजाब इसमें 13वें रैंक पर आ रहा है। और सिमिलरली अगर दूसरे लेवल पर भी अगर हम मिला लेते हैं चलो, तो भी आंध्र प्रदेश सबसे आगे है 5.30 लाख पर हेक्टेयर के ऊपर। और इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु आती है। पंजाब यहाँ पर भी पीछे है, काफ़ी पीछे है। तो इसीलिए इन दोनों ही जगहों पर जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर पंजाब में प्रॉब्लम क्या है, रीजंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि पंजाब में ना वही राइस वीट यही चलता रहता है। क्योंकि आप सबको पता है कि भाई 1960s में जब हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे तो उस केस में गवर्नमेंट ने भी ये बोला था कि भाई राइस और वीट हम लोग को हमारे, आप ऐसा बोल सकते हो उस टाइम तो खाने की दिक्कत थी, फूड सफिशिएंसी नहीं थी हमारे यहाँ पर। तो लोगों को खाना खिलाने के लिए तो वीट और राइस ही सबसे इंपॉर्टेंट था। तो उस टाइम से सब्सिडीज़ बहुत सारी मिली, बहुत अच्छे अच्छे सीड्स हम लेके आए, हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स लेके आए। तो उस टाइम से ना वो ही चला आ रहा है। तो डाइवर्सिटी नाम भी कोई चीज़ ही नहीं है। आज भी अगर आप पंजाब रीजन में जाके देखोगे ना, तो अगर उनका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टोटल जितना भी है उसमें 84% एरिया सिर्फ और सिर्फ राइस और वीट के अगेंस्ट दिखेगा आपको, बस। बाकी सारे क्रॉप्स यहाँ 16% में सिमट जाएंगे। एमएसपी की बात करें तो देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग वही क्रॉप उगाना चाहते हैं जिस पे सरकार एमएसपी का भरोसा दे देती है, और आपको पता है कि राइस और वीट पर एमएसपी का पूरा भरोसा है। तो इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं ना वो दूसरे क्रॉप्स को उगाने में हिचकते हैं कि नहीं, उस पर पता नहीं कभी एमएसपी मिलेगी नहीं मिलेगी, कभी सही दाम मिल पाएंगे कि नहीं उनके फसल के। इसके अलावा हमारा एक रीज़न ये हो सकता है कि पंजाब वाले रीजन में ना हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज़ नहीं करते। वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ना एक ही क्रॉप उगाए जा रहे हैं, इसके वजह से। और राइस सोचो, राइस तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो राइस कितना सारा पानी ले जाएगा, इतना सारा पानी होगा कि सॉइल बिल्कुल सलाइन हो जाएगा, सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके वजह से हम लोग को बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना वो बिल्कुल स्ट्रेस की सिचुएशन में होगा, और इस केस में आप उस ज़मीन से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की उम्मीद ही नहीं रख सकते हो। इसके अलावा एक कमेटी आई थी, जोल कमेटी। इन्होंने भी यही रिकमेंड किया था कि 1986 में ही आ गई थी कि हमें ना एक्चुअल में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। वो एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है पंजाब की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का। तो आखिरकार अब ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज़ है एक बार समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग एक पीस ऑफ लैंड पर ना मल्टीपल क्रॉप्स उगाना चाहते हैं। अब इसके लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक होता है इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉप का मतलब है कि हम लोग एक ना लाइन से, हमने एक लाइन किसी एक अनाज की लगाई और दो लाइन किसी दूसरे अनाज की लगाई, फिर एक लाइन उसी की लगाई, फिर दो लाइन किसी और की लगाई। ठीक,
तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में हम लोग इंटर क्रॉपिंग करते हैं। इंटर क्रॉपिंग का मतलब समझ गए। इसी तरीके से एक मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, सीड्स वगैरह ऐसे ही पहले ही मिला देते हैं और फिर उनको सो कर देते हैं। अब उसके सोन होने के बाद ये ना मिक्स्ड अपने अपने, इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न वगैरह नहीं होता है। इसमें कोई भी क्रॉप कहीं पर भी ऐसे जहाँ पर उसको सीड मिला वो वहाँ पर उग जाती है। ये बेसिकली मिक्स्ड क्रॉपिंग इसलिए हम लोग करते हैं जिससे कि अगर मान लो किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई एक क्रॉप फेल हो जाए तो कम से कम हमने मिक्स क्रॉपिंग के तहत जो मल्टीपल क्रॉपिंग की है, कई सारे अनाज उगाए हैं, उनमें से कोई ना कोई तो चल ही जाएगा। और हम लोग इंटर क्रॉपिंग इसलिए करते हैं ताकि यहाँ से आप ऐसा समझो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इससे हम लोग जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स हम लोग लगाते हैं ना, ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही मल्टी क्रॉपिंग होती है, मॉडिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम होती है। ये सारे के सारे जो है ना वो सब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। सबका इशारा एक तरफ है कि भाई एक अनाज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें मल्टीपल अनाज उगाने चाहिए। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो ज़रूरत है, इससे क्या क्या चीज़ें सॉल्व होंगी। सबसे पहले फ़ायदा क्या क्या मिल रहा है इससे, देखो जो भी स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं ना, उनका इनकम इंक्रीज़ होगा। कैसे होगा आपको भी समझ में आ रहा है कि पंजाब रीजन में आप बोल सकते हैं कि जिनका 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, ऐसे कम से कम नहीं तो 70% फार्मर्स हैं। अब इन 70% फार्मर्स को पता चला एक ही चीज़ उगानी थी। कभी क्लाइमेट का झटका लगता है उनको, कभी किसी सीड का सही तरीके से उपज नहीं आता है। अगर उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया ना, उसके साथ साथ मेज भी उगा दिए, पल्सेस भी उगा दिए, तो उनको ये सारे रिस्क नहीं रहेंगे कभी भी। उनका जो इनकम लेवल है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इनफैक्ट सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स लेके आ रही है। जैसे कि हरियाणा की गवर्नमेंट है, उनका एक स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत। ये जो मेरा पानी मेरी विरासत का स्कीम है, इसके अंदर अगर आप ऐसे ऑल्टरनेट क्रॉप्स उगाना स्टार्ट करते हैं तो उस केस में सरकार आपको 7,000 रुपये पर एकड़ देने का वादा करती है। सिमिलरली इसका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपका सॉइल हेल्थ डिग्रेड नहीं होगा, फिर बढ़िया बना रहेगा। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बढ़िया होंगे, क्योंकि एक ही अनाज को अगर हम लोग बार बार उगाते हैं तो उसको सॉइल से जो न्यूट्रिएंट चाहिए ना वो पूरा का पूरा सक करता जाएगा और अल्टीमेटली सॉइल जो है वो फर्टिलिटी लूज कर देगा। लेकिन हम लोग अगर क्रॉप डाइवर्सिफाई करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे पास। इसके अलावा हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स जो है ना वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि हमें मोनोक्रॉपिंग सिस्टम नहीं अपनाना है भाई, हम लोग को डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम अपनाना है। इसी के तहत उत्तराखंड का एक रीजन है। उत्तराखंड को अगर आप लोग 2 पार्ट में डिवाइड करो तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, गढ़वाल रीजन, और नीचे वाला यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है भाई ऑलरेडी, ये कहलाता है कुमाऊं रीजन। तो गढ़वाल हिमालयाज वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर एक ट्रेडिशनल सिस्टम चलता है जिसका नाम है 12 अनाजा। मतलब कि उन लोग को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 12 प्रकार के अनाज उगाने चाहिए, ऐसा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बोलता है। ये सारे के सारे प्रैक्टिसेस किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, डाइवर्स क्रॉप सिस्टम के ऊपर। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए। इसके अलावा आप देखो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी तो मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कुछ कैश क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया इंस्टीड ऑफ नॉर्मल पैडी क्रॉप्स, तो ये कैश क्रॉप्स आपको ज़्यादा पैसे देंगे। इसके जगह पर अगर आप लोग मान लो हॉर्टिकल्चर पर आ जाते हो, जैसे कि आप लोगों ने कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स साथ में उगाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे भी काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। और जो आपका रिस्क एसोसिएटेड है ना एक सिंगल क्रॉप को लेके, कभी भी वेदर कंडीशन पे अगर उसका उपज उतना नहीं आया, तो ये सारे जो हॉर्टिकल्चर वाले सिस्टम होंगे ये डेफिनेटली आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से काम करते हुए दिखाई देंगे। मान लो कि आप जो भी चीज़ें उगा रहे हो, अब उसी ज़मीन पर आप एक इतना बढ़िया टोकरी बना सकते हो। मतलब कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो जिसमें आपके एप्पल भी हैं, जिसमें आपके ऑरेंजेस भी हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी हैं और कुछ ऐसे राइस या वीट टाइप के भी हैं। हालांकि ये सारे एक ज़मीन पर नहीं उग सकते, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा ना, अगर किसी भी कंडीशन में मान लो कुछ भी ऐसा हुआ कि ऑरेंजेस के दाम काफ़ी कम हो गए, तो उस केस में ना आप सिर्फ ऑरेंज पर ही टिके नहीं थे भाई, आपके पास एप्पल भी था, आपके पास दूसरी सब्जियां भी थी, आपके पास वीट और राइस भी था। तो आप इनको बेच के अपना खर्चा पानी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो इसीलिए प्राइस फ्लक्चुएशन का आप पर इतना मार पड़ेगा नहीं। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी आपको मिल रही है। कैसे, सिंपल सी बात है, अगर ये बास्केट में खूब सारी चीज़ें अगर मौजूद हैं
तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू तो ज़्यादा होगा ही होगा। साथ ही साथ इनको बेच के अगर आप अपना इकोनॉमिक बेनिफिट भी अच्छा कर पा रहे हैं तो आपका भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगा, और उस स्टेटस के इंप्रूव होते ही आप भी और हेल्दी खाना अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बास्केट में आपने इतना सारा अनाज उगाया ना, इसकी भी तो न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, बजाय इसके कि सिर्फ व्हीट और राइस उगाया जाए, है ना। और इनफैक्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी इसी की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा देखो, आप लोग जो केमिकल पेस्टिसाइड्स ये सारे यूज़ होते हैं ना, इनको भी काफ़ी हद तक कम कर दोगे। कैसे? मान लो कि आपने एक सीज़न में कॉर्न उगाया, दूसरे सीज़न में आपने बीन्स उगा दिए, और तीसरे सीज़न में उसी टाइम पर आपने व्हीट उगा दिया। अब मान लो कोई एक ऐसा पेस्ट था जिसको कॉर्न खाने में बड़ा मज़ा आता था, वो कॉर्न खाया मज़े से, लेकिन तब से दूसरे सीज़न में बीन्स उगने लगे। वो बेचारा आया कॉर्न खाने, कॉर्न मिल ही नहीं रहा है उसको। तो अब क्या करेगा? वो यहाँ पर टिकेगा नहीं, टिकेगा, कहीं चला जाएगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि बीन्स जो हैं वो आपके कुछ ऐसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे जो कि कॉर्न वाले पेस्ट हैं, उन्हीं को खा जाए वो। तो क्या होगा? कॉर्न के बाद जैसे ही बीन्स लगाएंगे तो बीन्स पर अट्रैक्टेड इंसेक्ट आपके पेस्ट खा जा रहे हैं। तो इसीलिए ये पेस्ट के लिए आपको केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नेचुरल पेस्ट कंट्रोल हो गया आपका। तो इसीलिए आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका भी इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के इतने ही फायदे हैं ना, तो सरकार ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है भाई? अरे किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में पता होगा ना। इसी कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक सब स्कीम है जिसका नाम है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, CDP। और इसी CDP प्रोग्राम के अंतर्गत ये हरियाणा, पंजाब या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ना, वो फार्मर्स को बढ़ावा देती है, इनकरेज करती है कि भाई आप लोग ऐसे डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को आप हमेशा अपनाओ। पल्सेस, ऑयल सीड्स, सीरियल्स या फिर कॉटन, कुछ भी ऐसा उगाओ, इवन हॉर्टिकल्चर को भी आप बनाओ। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता ही है। आपको भी पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को इन एफर्ट्स के लिए इनकरेज करती है कि भाई आप भी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या फिर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इन सब के लिए पे आप अपने स्टेट में इसको प्रमोट करो। ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है ना, इसका मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे अनाज नहीं उगाओगे, इसके साथ साथ, या फिर सिर्फ MSP बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम मत रखो, इसके साथ साथ आप लोग ऑयल सीड्स भी उगाना स्टार्ट कर दो, मेज़ या फिर इवन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब भी आप लोग उगाना स्टार्ट कर दो। इसके बाद आपका PPP मॉडल भी इससे काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। इवन बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर या NGOs के पास जाते हैं और उनसे कोलैबोरेट कर लेते हैं कि हम लोग को ऐसे डाइवर्सिफाइड क्रॉप सिस्टम का ना मार्केट बढ़िया बनाना है। तो इसके लिए एक हेल्दी कंपटीशन के साथ लोगों को अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। बहुत सारे एक्सटेंशन सर्विसेज भी आपको इसके लिए मिलते हैं, जैसे कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, इवन आपके पास ना नॉलेज नहीं था कि ये डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम होता कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। ऐसे कई सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो कि आपको एजुकेट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस लेके आती है कि आपके अंदर ऐसी अवेयरनेस क्रिएट कर दें वो लोग, जिससे कि आप लोग इस सिस्टम को अपना सको, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपना सको। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम्स भी सरकार लेके आती है। इनफैक्ट सिर्फ आपके एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ही नहीं, बल्कि आपके सीड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी सरकार लेके आती है। तो मुद्दा ये है कि जब सरकार इतनी सारी चीज़ें लेके आ रही हैं, तो भी पंजाब या हरियाणा जैसे कंडीशंस का इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? उनके पास कुछ तो चैलेंजेस होंगे ना। प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला इकोनॉमिक चैलेंज है। देखो, हम लोग ऐसा बोल तो रहे हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस स्कीम्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे फार्मिंग इक्विपमेंट हैं जो कि अभी भी ऐसे छोटे फार्मर्स के पास तो नहीं मिल पाते हैं, और इसीलिए वो इन सब में ना हेविली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट की एक्सेसिबिलिटी भी तो नहीं है ना। जैसे कि सरकार इस पे तो बहुत जोर दे रही है कि भाई आप लोग अपना खुद का एग्री एक्सपोर्ट जोन बना दो, एग्री एक्सपोर्ट जोन, कि आपको मान लो आलू उगाना है तो आलू को बेचोगे कहाँ पर? उसके लिए मार्केट की एक्सेसिबिलिटी चाहिए, और इनफैक्ट मार्केट की एक्सेसिबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, आपको अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए भी फार्मर्स इनको अडॉप्ट नहीं करते हैं। प्राइस वॉलेटिलिटी वही वाली बात हो गई कि देखो, MSP बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम पर तो उनको एक भरोसा है कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो MSP वाली दाम तो मिलनी ही मिलनी है।
लेकिन अगर कुछ भी कंडीशन में फाइनेंशियल लॉस हुआ तो सरकार इनको कितने रुपए दे देगी, तो इसलिए भी वो बहुत बार इसको नहीं अपनाते हैं। सोशल और कल्चरल चैलेंजेस, ये तो आना ही था। जिस हिसाब से ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक स्टेटस क्वो बना दिया है, उनको ना एकदम से आप समझ लो कि आदत लगा दी है उनकी, कि ट्रेडिशन है उनका कि व्हीट राइस ही उगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं उगाना है। और इनफैक्ट उनका ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो अब से बन गया है, आज से कितने साल हो गए भाई, कम से कम 50 साल हो गए मान के चलो, तो 50 साल से वो यही काम कर रहे हैं। तो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज स्किल्स ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो उसको छोड़ के किसी दूसरे को अपनाना भी नहीं चाहते हैं। इसके अलावा इकोलॉजिकल चैलेंजेस, देखो बहुत बार ऐसा भी होगा कि चूंकि राइस ऑलरेडी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो हम लोग अगर ऐसा कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स या कुछ भी ऑयल सीड मेज ऐसा कुछ भी लेके आते हैं ना जो कि वाटर की अधिकता मानता है या फिर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए उसको, तो अगेन यहाँ पर वो सारे क्रॉप्स तो डाइवर्सिफाइड फॉर्म में नहीं उगाए जा सकते हैं। तो एक वो भी चैलेंज है। और दूसरा पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल चैलेंज है। मतलब क्या है कि देखो गवर्नमेंट का भले ही सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ऑन द एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन जितना उनको सब्सिडी इंश्योरेंस टेक्निकल सपोर्ट वगैरह मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए भी उसको अडॉप्ट करने में लोग डरते हैं। तो भैया वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना जाना चाहिए? सबसे पहले हम लोग जो हॉर्टिकल्चर वगैरह की बात कर रहे हैं ना, उसको भी आगे एक स्टेप लेके जाके हम लोग देखें कि एग्रो फॉरेस्ट्री अपना लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? ये कॉम्बिनेशन है कि आप ना पेड़ पौधे भी लगाओ, ट्रीज जैसे कि आम की खेती कर लो, इसके साथ साथ आप लोग अपनी जो क्रॉप्स उगा रहे हो वो तो उगाओ ही, इसके साथ साथ आप लोग लाइव स्टॉक भी देख लो ना। लाइव स्टॉक में मान लो कोई मल्चिंग एनिमल है जैसे कि काऊ है या बफलो है, या फिर इसके अलावा शीप रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसा कुछ भी कर लो साथ में, जिससे कि अगर किसी भी सीज़न में ना क्रॉप्स वगैरह से अगर फ़ायदा ना मिल पाए तो ये लाइव स्टॉक आपको सपोर्ट दे दे, तो ये सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। दूसरा क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा रिसर्च और डेवलपमेंट में और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि जो भी जैसे यहाँ पंजाब और हरियाणा का सॉइल है, उस न्यूट्रिशन के जो सॉइल के पास है उस पे और क्या उगाया जाए जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा तरीके से यूटिलाइज हो सके, जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो फार्मर्स को। तो ऐसे चीज़ों पर रिसर्च थोड़ी सी और बढ़ा देनी चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट का सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, जो भी अभी तक और स्कीम्स आ रही हैं उसमें लोगों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाके उनकी प्रॉब्लम समझते हुए वैसे स्कीम्स लेके आ जाए, जैसे कि अभी भी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सीड क्रॉप इंश्योरेंस है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि नॉलेज शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। मान लो कि एक ऐसा रीजन है जिसमें कि 100 किसान रहते हैं, ठीक है। अब 100 किसान सारे के सारे वही नेचर के हैं कि भाई हमें तो अपना व्हीट राइस ही उगाना है, लेकिन उनमें से एक किसान का बेटा था, वो बुद्धिमान था, वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था। तो उसने क्या किया कि नहीं नहीं, मैंने तो अभी ये वाला आर्टिकल पढ़ लिया है, अब मुझे ऐसा करना है, और उसने ऐसा किया और आगे आने वाले एक सीज़न में उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। तो वो लोगों को समझाए कि भाई देखो मैंने ऐसा काम किया है, इससे मेरी प्रोडक्टिविटी तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, आप लोग करोगे तो आपका भी इंक्रीमेंट दिखेगा। तो इस तरीके से जो नॉलेज शेयरिंग की बात होगी ना, एक फार्मर दूसरे फार्मर की बात डेफिनेटली सुनेगा। तो इस तरीके से उन लोग को भी ऐसे कुछ कॉपरेटिव्स बनाने चाहिए, कुछ फार्मर नेटवर्क बनाने चाहिए जहाँ पर ऐसी सारी बातें हो सकें। इसके अलावा मार्केट का लिंकेज बनाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कितना भी उनसे बातचीत कर लें, लेकिन अगर उनका कोई मार्केट सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा एग्री एक्सपोर्ट जोन का उनके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, तो भी वो लोग नहीं करेंगे। इनफैक्ट एमएसपी से रिलेटेड एक शांता कुमार कमेटी आई थी 2015 में, आप लोग ने शायद इसके बारे में भी सुना होगा। तो इन्होंने भी यही बोला था कि यार प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग को लेके आना ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो लोग अपने फूड ग्रेन्स को कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इवन अच्छा मिल भी गया तो उसको लेके कहाँ पर जा सकते हैं, किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ क्या डायरेक्ट कोलैबोरेशन है, क्या उन्हीं के लिए वो काम ही कर रहे हैं, उन्हीं के लिए फसल उगा रहे हो, ऐसा कुछ। और साथ ही साथ हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोगों ने देखा ना अभी कि हम लोग को जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट की ज़रूरत है ना वो अभी भी नहीं है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्वेस्ट करो आप, कोल्ड स्टोरेज, इनके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, प्रोसेसिंग प्लांट्स, ऐसी चीज़ें चाहिए। और इनफैक्ट 2001 में एक ग्रामीण भंडारण योजना, जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है ना, उसके लिए ये योजना भी चलाई गई थी। इसको थोड़ा सा और पेस करना चाहिए और स्पीड अप करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ों से हम काफ़ी अच्छे तरीके से पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स के एग्री प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बात कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर आप इस पूरे आर्टिकल को कंक्लूड भी कर सकते हो कि वो सिस्टम नहीं, एमएसपी बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम नहीं चाहिए, ऐसा माइंडसेट नहीं चाहिए। इस माइंडसेट को हमें धीरे धीरे करके हटाना है, रूट आउट करना है, जिससे कि हम लोग इंडियन फार्मर्स की इनकम्स को बूस्ट कर सकें। दूसरा कि हम लोग
जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसको भी अपना सकें, और इसके लिए जितने भी टेक्निकल या इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के लिए सरकार काफ़ी अच्छे तरीके से काम करे, सपोर्ट करे। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड। हमारा अगला आर्टिकल इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इसके लिए भी। देखो अभी ना एक रिपोर्ट सामने आई है ICIMOD की। ये क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। एक ना ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिंदू कुश हिमालयाज। हिंदू कुश हिमालयाज का ही एक पार्ट है ये क्या है? ये 8 मेजर कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, जो इन्वायरमेंटल कॉज के लिए काम करती है। इसमें 8 मेजर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 कंट्रीज़ जो है ना, इन्हीं के ऊपर ये बात करती है। और इनफैक्ट ये बेसिकली इन हिंदू कुश हिमालयाज जितने भी हैं उनसे जितने भी रिवर निकलते हैं ना, उनके ऊपर एक रिपोर्ट बना के इन्होंने प्रेजेंट किया है। इसमें यही बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज है इसकी मार पड़ने वाली है हमारे IGB सिस्टम पर। IGB सिस्टम मतलब इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन पर। तो इसी से रिलेटेड ना ये पूरा आर्टिकल है कि इनकी क्या सजेशंस आए हैं और बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो रिपोर्ट का क्रूशियल इनसाइट एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो ये बता दिया कि भाई रिवर्स के ऊपर लोगों की हाईएस्ट डिपेंडेंसी है। आप यूं भी बोल सकते हो ना कि सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी भी देश में पॉपुलेशन देखना है तो आप देखो कि उस पूरे कंट्री का सबसे बढ़िया रिवर सिस्टम कौन सा है, उसके इर्द गिर्द आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिखेगी, सबसे ज़्यादा लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग गवर्नेंस की बात करते हैं ना, तो बहुत ही फ्रैगमेंटेड फॉर्म में है। कहीं पर भी आपको मल्टीलेटरल ट्रीटी देखने को ही नहीं मिलेगा। इंडस रिवर की भी बात करोगे तो आप इंडस रिवर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ बायलैटरल ट्रीटी देखोगे, जबकि इंडस रिवर के ओरिजिन में अगर आप बात करोगे तो चाइना भी शामिल है। सिमिलरली ब्रह्मपुत्र की बात करोगे तो भी आपको ऐसे ही बायलैटरल ट्रीटमेंट्स दिखेंगे। तो ना मल्टीलेटरल ट्रीटमेंट की बहुत कमी है। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन ही नहीं किया, इसीलिए हम लोग को फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस के अंतर्गत किसी भी रिवर वाटर को मैनेज करने का बात मिल पाता है। उसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आता हमें। इसीलिए हम लोग इसको बिना समझे हुए हम लोग क्लाइमेट चेंज का जो बड़ा इम्पैक्ट इन 3 रिवर सिस्टम्स पर पड़ने वाला है उसका बड़ा एस्पेक्ट हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। सिमिलरली मल्टीलेटरल ट्रीटी के ना होने से मैंने जैसे बता दिया आपको कि प्रॉब्लम जो है वाटर शेयरिंग या फिर डेटा शेयरिंग, इन सब में कभी क्लियर हो नहीं पाता है, और इसी की वजह से हम लोग का एक बड़ा डेटा गैप क्रिएटेड है। एक्चुअल में ये पूरा गंगा रिवर बेसिन आखिरकार कितने लोग को फीड करता है, कितने लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इस रिवर पर डिपेंडेंट है, इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर किन किन कारणों से डिप्लीट हो रहा है, ऐसे डेटा हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए ना ये पूरा एक ऐसा इंसाइटफुल रिपोर्ट आया है जिसके अंतर्गत हम लोग को पूरा ऐसा इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच की बात करनी है। पहले हम लोगों ने रिवर बेसिन की बात की, एक बार इसके बेसिक को समझ लेते हैं कि रिवर बेसिन क्या होता है। रिवर बेसिन, देखो रिवर बेसिन और वाटरशेड ये 2 टर्म्स होते हैं, समझना। ये दोनों टर्म एक्चुअल में एक बड़ा एरिया आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का नाम सुना है? समझ लो कैचमेंट एरिया एक कॉमन टर्म है। अगर ये कैचमेंट एरिया क्या डिफाइन करता है कि भाई एक रीजन में मान लो जहाँ से भी बारिश हो रही है ये सारा पानी इकट्ठा होके बह के किस जगह पर कलेक्ट होके आगे की तरफ नदी में मिलके बहने लगता है, वो पूरा एरिया इस पर्टिकुलर नदी का कैचमेंट एरिया कहलाएगा। तो कैचमेंट एरिया ना कॉमन टर्म है, कॉमनली कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब कि रिवर बेसिन को हम लोग कैचमेंट एरिया भी बोल सकते हैं, वाटरशेड को भी कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं। तो रिवर बेसिन क्या है? रिवर बेसिन बेसिकली बड़े रिवर्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मान लो गंगा रिवर बेसिन। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी रिवर होगी या फिर कोई लेक होगा या कोई पॉन्ड होगा, अगर उसका हम लोग कैचमेंट एरिया डिफाइन करेंगे तो हम लोग उसका वाटरशेड बुलाएंगे, ठीक है। तो रिवर बेसिन का एक छोटा फॉर्म क्या है? वाटरशेड है। तो जब भी इस तरीके से बात हो तो आप समझ जाना कि कैचमेंट एरिया क्या है, रिवर बेसिन क्या है, वाटरशेड क्या है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इन रिवर बेसिन्स का जरा थ्रेट देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले बात करते हैं गंगा बेसिन की। गंगा बेसिन आप सबको पता है सबसे ज़्यादा लोग इस रिवर पर डिपेंडेंट है। 600 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे सैक्रेड मानते हैं, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है गंगा रिवर। ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ग्लेशियर्स रिसीड हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो इसके वजह से हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत ड्रॉट टाइप कंडीशन आ जाती है, और कभी कभी देखते हैं कि हैवी फ्लड आ जाता है अगर मॉनसून का रेन वाटर काफ़ी हैवी हो गया तो
ऐसे ऑल्टरनेट डिवास्टेटिंग फ्लड्स या फिर ड्राई सीजन्स देखने को हमें मिलते रहते हैं। और इनफैक्ट जब हम लोग डाउन स्ट्रीम पर जाएंगे, जैसे कि बिल्कुल लास्ट में इसका रिवर कहाँ पर जाके मिल रहा है, ब्रह्मपुत्रा से मिलता है पद्मा रिवर, और लास्ट में ये मेघना रिवर। ये सारे जो रिवर सिस्टम है ना, ये कौन से देश में है, ये है अपने वेस्ट बंगाल के अंदर में। अब वेस्ट बंगाल जो है ना, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट वाले कंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ तक ना ड्रॉट कंडीशन ही आता है, मतलब बहुत सारा पानी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बहुत सारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग रिवर में जाके बिना उसको ट्रीट किए हुए डिस्चार्ज कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसके साथ साथ कोई भी हजार्डस वेस्ट है, ये सब पानी के साथ बहते जा रहे हैं। ये गंगा रिवर के साथ मेजर चैलेंज है। इंडस बेसिन की अगर बात करें हम लोग, तो इंडस रिवर बेसिन में आप देख सकते हो कि ये पाकिस्तान वाले एरिया में ज़्यादा है, और वहाँ पर लगभग ऐसे ही 268 मिलियन लोगों की ज़िंदगी में ये भी बदलाव लेके आ रहा है, ये भी प्रभावित कर रहा है। अपने यहाँ पर अगर मोटे मोटे अगर कंट्रीज़ की बात करें, सॉरी मोटे मोटे स्टेट्स की बात करें, यूटीज़ की बात करें, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सारे कुछ ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं जहाँ से ये इंडस रिवर का पूरा वाटर जाता है। अब आपको पता होगा कि इस पूरे इंडस रिवर वाटर में हम लोग के बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं, और पूरी कैपेसिटी कम से कम नहीं तो 35,000 मेगावाट से ज़्यादा की है। लेकिन अभी हम लोग इतना रीप ही नहीं कर पाए। मुश्किल से कितना होगा इसका, 12%, मतलब कि लगभग 350 के आसपास, 370 या 400 आप मान लो। तो लगभग 400 मेगावाट का ही पावर प्लांट अभी तक हम लोग इस पर बिल्ड कर पाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जो भी हमारी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं, वो कुछ ना कुछ बातें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में थोड़े से ऑब्जेक्शंस लगा देती है कि आप अगर इतना डैम बना दोगे तो हमारा पानी इधर नहीं जाएगा। तो जो भी ऐसे रिपेरियन स्टेट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। थ्रेट्स के तौर पर आप यही देख सकते हैं, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, मानसून अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, टेम्परेचर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन सब की वजह से वही मेन प्रॉब्लम आती है, कभी फ्लड तो कभी ड्रॉट कंडीशन। और इसी के साथ साथ बहुत सारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ये भी अफेक्ट करता है इस इंडस रिवर बेसिन को भी। और इन सभी प्रॉब्लम से जितने भी ऐसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं ना, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट होते हैं। इसके बाद अगर ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें, तो यहाँ पर लगभग 114 मिलियन लोग हैं जो कि इस रिवर से अपनी ज़िंदगी को जोड़ के चलाते हैं, और इनके लिए एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर सोर्स है ये। अपने कंट्री की बात करें तो इसमें ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, असम और कुछ छोटे मोटे दूसरे अन्य स्टेट्स भी हो सकते हैं जहाँ से ये रिवर सिस्टम फ्लो करती है। यहाँ पर भी बहुत ह्यूज हाइड्रो पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश हो सकते हैं। लेकिन वही बात है, चाइना उनको अगर टैप करता है तो इंडिया ऑब्जेक्शन कर देता है कि भाई यहाँ से अगर आप लगा दोगे तो फिर हमारे कंट्री में पानी यहाँ पर आएगा नहीं। क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर भी प्रभाव ज़्यादा मिल रहा है। और जैसे जैसे डाउन स्ट्रीम पे हम ज़्यादा जाएंगे, मतलब कि ये बांग्लादेश वाले रीजन पर जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि ड्राई सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हो जाते हैं। तो अब रिकमेंडेशन क्या है रिपोर्ट की, क्या वे फॉरवर्ड है? सबसे पहले है कि हम लोग को एक बॉटम अप अप्रोच की बात करनी है, मतलब कि हम लोग को ना लोकल कम्युनिटीज़ को साथ में लेके आना चाहिए। अगर लोकल कम्युनिटीज़ को हमने अच्छे तरीके से ट्रेन कर दिया, उनके नॉलेज सिस्टम को, या फिर उनको रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज़ हमने दे दी, तो इन लोगों के तहत ही या फिर इन लोगों के माध्यम से ही हम लोग इस पूरे रिवर सिस्टम को काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा बना सकते हैं, पीने योग्य पानी बना सकते हैं और उसको फ्लरिशिंग स्टेट में लेके आ सकते हैं। दूसरा कि हम लोग इस तरीके से ना IRBM अप्रोचेस पर बात करें। लोकल कम्युनिटीज़ अगर एक साथ एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रही है तो डेफिनेटली हम लोग इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच के साथ बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ मिलकर भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर सकते हैं। थोड़ा ब्रॉड वे लेना पड़ेगा, मतलब अपने अपने कंट्रीज़ के डेफिनेटली जो आपके सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको तो ध्यान में रखो, लेकिन इसके अलावा उसके बियॉन्ड जाके वाटर स्कैरसिटी जैसे बड़े प्रॉब्लम से जूझने के लिए एक साथ एक टेबल पर बैठना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जो भी डेटा डेवलपमेंट की बात है उसको भी थोड़ा देखो, बनाओ कि इस रिवर बेसिन पर इतने सारे लोग टिके हुए हैं, इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से ये इनकी लाइफ को अफेक्ट करता है, ये पॉल्यूटेंट्स इस रिवर सिस्टम में पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ पूरे कंट्रीज़ एक साथ मिलके ना एक ट्रस्ट बिल्ड करने की बात करेंगे। बिना इस ट्रस्ट के वैसे भी देखो कुछ नहीं होना है, क्योंकि एक साथ मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ में या फिर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में हम लोग को काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि किसी भी कंट्री को नुकसान ना हो। तो वो एक बार बात करनी पड़ेगी और हम लोग को लॉन्ग विजन की बात करनी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक अप्रोच की तरफ देखना है, इंक्लूसिव अप्रोच की तरफ देखना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ देखना है, जो कि एक फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तो बनाए ही बनाए, साथ ही साथ लंबे टाइम के लिए
ऐसे जो भी रिवर से रिलेटेड या इन रिवर बेसिन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी टैकल करे। और रीजनल कोऑपरेशन की बात होगी, तो इसके लिए जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, हिंदू कुश हिमालय जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ को एक साथ एक टेबल पर लेके आ सकते हैं, इनका भी योगदान काफ़ी अच्छे से हो सकता है। कंक्लूजन में आप यही लिख सकते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है एक कैटलिस्ट जैसा इस्तेमाल हो रहा है अगर हम लोग इन रिवर बेसिन्स की बात करें। तो इस क्लाइमेट चेंज का प्रभाव इन रिवर सिस्टम पर कम से कम पड़े, इसके लिए हम लोग को लोकल कम्युनिटीज़, सिविल सोसाइटीज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इन सबको एक टेबल पर लेके आना चाहिए और इसके बारे में बात करना चाहिए। और जो भी हम लोग अगर इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच अपना सकते हैं तो डेफिनेटली वो हमें करना चाहिए, जिसके अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जो भी हैं, सबको एक साथ एक टेबल पर आना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच से रिलेटेड। हमारा अगला आर्टिकल फैक्ट चेकिंग यूनिट से रिलेटेड है, FCU। इसको आप लोग GS पेपर 2 के इस आर्टिकल के साथ इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। तो इसमें ना एक क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सेंटर खुद ब खुद डिसाइड कर सकता है कि उसके बारे में क्या सच है, क्या गलत है, मिसलीडिंग क्या है, फेक क्या है। तो इसी ऊपर कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल फिलहाल में 20 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेकिंग यूनिट FCU को एक ऑफिशियली स्टेचुटरी बॉडी का दर्जा दे दिया। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, FCU कोई नई बॉडी नहीं है। देखो मैंने पहले भी बताया कि 2019 में ही इसका गठन हो चुका था और ये अमेंडमेंट टू द IT रूल्स के अंदर में इसको बनाया गया। अब इसके अंतर्गत में होगा क्या कि अब ये FCU क्या कर पाएगी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट कहीं पर भी पब्लिश होता है, मान लो किसी न्यूज़पेपर में छपता है या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर या फिर कहीं पर भी ऐसा आता है, तो उन सब जगहों पर, ट्विटर नहीं अब X बोल सकते हैं उसको, X पर आता है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आता है, तो उसको FCU फेक घोषित कर सकता है, फॉल्स घोषित कर सकता है या फिर मिसलीडिंग घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर ना कई सारे क्वेश्चंस उठना स्टार्ट हो गए कि भाई ये कैसे, क्या कर रहा है ये, मतलब कुछ भी कर दोगे आप, अपने ही इन्फॉर्मेशन को आप फेक बता सकते हैं या फिर किसी दूसरे के किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही आप कर्ब करने की बात कर रहे हो, तो कैसे चलेगा एक्चुअल में। अब ये FCU ऐसे कंटेंट को मिसलीडिंग, फेक या फॉल्स के बेसिस पर उनको मैंडेटरीली रिमूव करा सकता है, उस कंटेंट को ब्लॉक करा सकता है और उसके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स भी ले सकता है। ये FCU असल में काम कैसे करेगा, मान लो कोई भी सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने FCU को एक मेल पोर्टल पर या व्हाट्सएप कर दिया कि सर ये देखो, ये रहा आपका फेक न्यूज़, देखो कैसे फैला रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट के बारे में गलत गलत बातें कह रहे हैं। तो ये तुरंत ही उस पर एक्शन लेने के लिए उसके ओपन सोर्स पर वो इन्फॉर्मेशन को चेक करने की कोशिश करेगा, या तो कोई उसको भेज दे या फिर वो अपना सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में अगर उनको लगता है कि नहीं यार गलत चल रहा है कुछ, तो वो कुछ ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स पर अवेलेबल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उन सब के बेसिस पर चेक करेंगे। अगर मिल गया कि हाँ भाई दिक्कत तो है, तो कंटेंट को वो लोग फेक या फिर फॉल्स या मिसलीडिंग घोषित करते हुए उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे। मान लो कि ओपन सोर्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड उस पर इन्फॉर्मेशन दी गई होगी उसको वो उस रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में भेजेंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर उसको फेक या अगर कुछ भी ऐसा है तो उसको फिर वो घोषित करेंगे। और अगर उनको ऐसा फैक्ट चेक करने पर लगा कि नहीं कोई बात नहीं है, तो उसको इररिलेवेंट बताते हुए वो भगा देंगे उसको कि नहीं यार ये फालतू की बातें यहाँ नहीं करनी। तो ऐसा कुछ इसका वर्कफ्लो डिसाइड। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ना सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन इस नोटिफिकेशन पर एक स्टे लगा दिया है। तो फिलहाल तो भी स्टे लग गया है, बट आप इसको ना 5 प्रिंसिपल ऑब्जेक्शंस के बेसिस पर इस पूरे मुद्दे को समझ सकते हो। प्रिंसिपल एन होगा। सबसे पहला क्या है, सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि भाई देखो जो भी बाकी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ हैं, स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं, वो भी तो क्लैरिफाई करते ही हैं ना। आप PIL दाखिल करो, देखो वो आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं, वो भी क्लैरिफिकेशन देंगे आपको, उनकी पॉलिसीज़, उनकी फंक्शनिंग। और इनफैक्ट आप पार्लियामेंट में डेली डिस्कस करते हो ना, तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी तो आके सारी चीज़ें रूटीन बेसिस पर अपने अपडेट्स देते ही हैं। तो इन सब के अलावा भी एक ऐसे FCU की ज़रूरत कहाँ पड़ गई, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा, आप इसको मतलब इसी में आप ये भी समझ सकते हो कि इस कॉन्टेक्स्ट में FCU का कितना बड़ा रोल होगा, ये अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरे नंबर पर आप ये देखो कि FCU के पास ना अथाह पावर दे दी आपने। अथाह पावर मतलब कि इसको कुछ भी गाइडलाइंस नहीं मिली हैं कि भाई तुम्हारे लिए फेक क्या होगा, फेक का डिफिनीशन नहीं मेंशन्ड है। कोई भी मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर कुछ भी चीज़ शो कर रहा है, तो आप उस फैक्ट को मिसलीडिंग बता दो, मिसलीडिंग बता के आप उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हो। और इनफैक्ट जो ये बोला गया है ना कि अगर ये तब फेक बताना जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस के अगेंस्ट कुछ भी वो
बात फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस क्या है ये भी इसके अंदर में कुछ क्लैरिफाई नहीं किया गया है। कुछ लोग का कहना है कि चलो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में ये बात लिखी गई है, इसमें ना प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें आर्टिकल 77 क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के पास ये पूरा बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करने का पावर है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे उनके हिसाब से जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आई ना कि शुरुआत के जब इसके ड्राफ्ट वगैरह और भी आ रहे थे, 2019 से बॉडी बन गई आईटी रूल्स के अंदर में, जनवरी 2023 में एक सर्कुलेशन आया था, उसमें तो ये मेंशन था कि भाई बिजनेस को हम लोग वही आर्टिकल 77 क्लॉज 3 से देखेंगे। लेकिन बाद में ना अप्रैल 2023 में इस फ्रेज को रिमूव कर दिया गया। तो अब ये भी नहीं पता है कि भाई एक्चुअल में ये बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या, ये भी ऐसे ही है, इस पे कोई भी मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग दी ही नहीं गई है। तीसरे नंबर पर आप बोल सकते हो कि भाई एफसीयू की डे टू डे फंक्शनिंग डिफाइन कैसे होगी, मतलब किस हिसाब से काम करेगा। कोई फेक न्यूज़ आया, उसने बोला कि हाँ 10 दिन बाद बोला कि हाँ भैया ये फेक न्यूज़ है या फिर ये मिसलीडिंग है, या फिर इमीडिएटली बोल सकता है। ये इसका मतलब प्रॉपर टाइमलाइन क्या होगा, इसके अलावा मैकेनिज़्म क्या होगी इसकी। इसके अलावा मान लो कि एफसीयू ने किसी भी एक गवर्नमेंट बिजनेस के अगेंस्ट में कुछ ने किसी ने लिखा होगा इसके हिसाब से, और उसको उन्होंने मिसलीडिंग घोषित कर दिया। तो इफ इसने मिसलीडिंग घोषित कर दिया तो मिसलीडिंग हो गया। इसका ओवरव्यू या रिव्यू कोई नहीं करेगा क्या, कोई इंडिपेंडेंट ऑम्बड्समैन आएगा जो कि इसको रिव्यू कर रहा होगा। या फिर मान लो जिस पार्टी ने या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडिविजुअल ने ये न्यूज़ कहीं पर पब्लिश की होगी वो बोलता है कि नहीं एफसीयू के हिसाब से फेक है, बट मैं इसको फेक नहीं मानता हूँ, ये तो ऑथेंटिक है, ये ला मेरे पास पूरा का पूरा प्रूफ। तो इसके लिए क्या कोई एपिलेट बॉडी है जहाँ पर ये अपील किया जा सके कि भाई देखो एफसीयू गलत तरीके से काम कर रहा है, कौन क्वेश्चन करेगा इसके ऊपर। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा चौथा बड़ा क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि टाइमलाइन थोड़ा गड़बड़ है इनका। टाइमलाइन गड़बड़ क्यों है कि देखो अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील की सुनवाई थी और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी, उससे एक दिन पहले आपने एफसीयू को पूरा पावर दे दिया है ना। और साथ ही साथ आप देखो कि जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन में अगर आप ये सारी चीज़ें लेके आते हो तो भी एक क्वेश्चन तो उठता ही है कि इस पे हो सकता है कि सरकार का मोटिव जो है ना वो फेक न्यूज़ को प्रमोट ना करना हो, उसको कर्ब करना हो। लेकिन जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले अगर आप ऐसी चीज़ें लेके आते हो तो समझ में आता है कि क्या कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है ऐसे कंटेंट। फिर फिफ्थ आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्शन प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे थे, कि एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है सबसे पहला कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के कामों के ऊपर डिसाइड कर सकता है कि उसके खिलाफ लिखा हुआ कोई भी चीज़ सही है या गलत है। फिर तो आप क्या कह रहे हो ना कि कोई भी इंसान सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो वो मिसलीडिंग हो जाएगा, कोई अपने सजेशंस नहीं दे पाएगा, कोई एक नया प्रोसेस या फिर तो स्टेटस को में चलेगा ना। फिर तो आप चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको दूसरे के सलाह सुनने पड़ेंगे जो कि इसके अगेंस्ट में कुछ बोलेगा। वैसे लॉज प्रिंसिपल्स फिर तो कोई भी आइडिया नहीं आएगा किसी का, कोई नैरेटिव नहीं होगा, कोई कंटेस्टेंट ही नहीं होगा इन सब के खिलाफ बोलने वाला। तो इस तरीके से ये ना काफ़ी मिसलीडिंग सा है। और पूरा ये जो मार्च 20 का नोटिफिकेशन आया है इसके खिलाफ, हालांकि आप देख सकते हो ये ना ऐसे करते हैं पीआईबी फैक्ट चेक। इसमें बोला गया कि एक इन्फॉर्मेशन ऐसा आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 महीने के लिए फ्री रिचार्ज कराना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे न्यूज़ को चलो आप कर्ब कर दो, ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने जो इसको अथाह पावर दे दिया है ना वो बहुत गलत है। तो डिजिटल इंडिया एक्ट के अंतर्गत अगर हम लोग ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो शायद कोई एक रेगुलेटरी बॉडी काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यही पूरा आर्टिकल था हमारा फैक्ट चेक यूनिट से रिलेटेड। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।